पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस बीए सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 15 अंतिम पेपर है ये आपका। और इसमें करेंगे फेडरलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? फेडरलिज्म मतलब होता है कि संघीय व्यवस्था। आपने संघ के बारे में सुना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, आम भाषा में बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में इसमें आपको पढ़ना होगा। ठीक है, संघीय व्यवस्था के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग क्लास को आगे करते हैं। पहले सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने क्लास में हूँ, मेरा देखिएगा, ये समझ गए। हाँ, बीएड रांची कॉलेज, रांची कॉलेज वगैरह पूरा क्या बताएं, सरकारी स्कूल से भी हालत ख़राब हो गया है। देख रहे हैं कितना पुराना दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा कॉलेज का हाल। चलिए फिलहाल हम लोग शुरू कर। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। चलिए, तो ये हार के बाद ही जीते ना। मेजर पेपर 15 पढ़ना है, फेडरलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में संघवाद। संघवाद मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, आम भाषा में बोलेंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। चलिए, तो यूनिट 1, 2, 3 एकदम छोटा सा टॉपिक है दोस्त, पढ़िएगा, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। दाढ़ी मुझ बढ़ गया है ना, अच्छा नहीं दिखता हूँ ना, बहुत ज़्यादा एज लगता है, दाढ़ी मुझ बढ़ जाता है तो सोच रहा हूँ दाढ़ी मुझ को कटवा लूँगा। चलिए इधर बैठ जाता हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आ रहा है इसमें। फेडरलिज्म इन इंडिया, इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे संघ के बारे में। देखिए, सबसे पहला आ जाता है यूनिट 1, 2, 3, 3 को छोटा छोटा यूनिट है, समझेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला है आपका यहाँ पे यूनिट 1। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है? फेडरलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में संघवाद, नेचर एंड इवोल्यूशन, यानी कि उत्पत्ति कैसे हुआ और इसका प्रकृति क्या है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर पे बेसिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, यानी कि भारत में जो संघवाद है इसकी कौन कौन से मूलभूत क्या बोलेंगे फीचर्स हैं, मूलभूत विशेषताएं हैं। ठीक है, मैं फेस हटा देता हूँ, फेस देखने से फिर फेस दिखने लगता है, मुझ में भी थोड़े से घमंड की भावना आ जाती है। ठीक है, चलिए तो फेस जो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, यानी कि केंद्र के साथ राज्यों का किस तरह से संबंध है, ये जानेंगे इसमें हम लोग। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे नीति आयोग के बारे में जानेंगे, जिसका पहले नाम था प्लानिंग कमीशन, आपने पढ़ा भी होगा, योजना आयोग जिसके कहा जाता था। अब उसके स्थान पे नीति आयोग आ गया है, इसको पढ़ना है। फिर पढ़ना है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। ठीक है, और हो सकता है मैं बीच में भी क्लास को रोक दूँ, क्योंकि मैंने बोल दिया है दोस्त लोग को कि अगर क्लास स्टार्ट होगा तो हमको कॉल कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं खाली टाइम का यूज कर रहा हूँ। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ना है आपका रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल के बारे में। फिर पढ़ना है इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब दो राज्यों के बीच में आपस में झगड़ा होता है ना, मनमुटाव, जैसे झारखंड बिहार को लेकर अक्सर देखते होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले, इससे पहले इफ़ बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, चूँकि आप पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हैं इसलिए, और मैं भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन मेरा खुद पॉलिटिकल साइंस रहा है, एमए मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया है। तो इस नज़रिए से आपको जो है ये सारी चीज़ें जाननी जरूरी है। कार्यकाल, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री आपको मालूम है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। सभी प्रधानमंत्री का अभी तक आपको देख लीजिए, कार्यकाल मैंने लिख दिया है। ठीक है, फिर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? आप में से ज़्यादा लोगों को मालूम ही नहीं होगा, डायरेक्ट बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री। नहीं, लाल बहादुर शास्त्री इससे पहले भी बने थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा यहाँ पे नहीं लिखा गया, सॉरी, गुलजारी लाल नंदा होगा दूसरे प्रधानमंत्री भारत के। ठीक है, फिर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, फिर हमारे भारत के अगले प्रधानमंत्री बनती हैं पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। इसी के समय में दूसरी बार आपातकाल आया। उसके बाद फिर उसका बेटवा बनता है राजीव गांधी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे प्रधानमंत्री का जगह आपको फिलअप करना है खोज के, ताकि आपको यहाँ से क्या हो सके, आपको याद रह सके। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वाला सब देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने खाली छोड़ा ताकि आप भी कुछ सर्च करके पढ़ें अपने से। चलिए, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आपके भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। सबसे पहले यूनिट 1 से। यूनिट 1 में क्या है? फेडरलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में संघवाद के बारे में। ठीक है, संघवाद अर्थात
क्वेश्चन नंबर यहीं पे 1 है, भारतीय संघवाद व्यवस्था का स्वरूप क्या है? भारत में जो फेडरलिज्म है इसका नेचर क्या है, व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो अर्ध संघीय, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला गया है क्वेसी फेडरल, यानी कि आधा संघ का हिस्सा है और आधा राज्य का। ठीक है, चलिए, कोई भी चीज़ का हालांकि मैक्सिमम संघ का ही पावर रहता है। अगला है, भारतीय संघवाद के विकास का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? तो भारत में जो संघवाद का आता है वह कब से माना जा रहा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से केंद्र सरकार जो ये रूल लागू कर रही है, जब अंग्रेज लोग इसको बनाया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1955, भारत का संविधान का मैक्सिमम एरिया इसी से लिया गया है। ठीक है, भारत का संविधान में मैक्सिमम इसी से कॉपी किया गया है, 2 कॉपी डायरेक्टली। ठीक है, तो भारतीय संघवाद के विकास का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अगला आ जाता है, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया? भारत को एक देश नहीं बोला गया संविधान में, भारत देश नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। क्या है? द इंडिया दैट इज भारत दैट इज इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट नॉट कंट्री। भारत एक देश नहीं है, संविधान में देश नहीं बोला गया भारत को, क्या बोला गया है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है। ठीक है, तो भारत में संविधान में कहीं पर भी भारत देश का जिक्र नहीं है, यहाँ पे राज्यों का संघ कहा गया है। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 1 में, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में। आपको मालूम है हमारा जब संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अभी हम लोग राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची तीनों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगला जाता है, भारतीय संघवाद पर किस देश की प्रणाली का अधिक प्रभाव है? तो कनाडा का जो है, बोला भी जाता है कि जो संघीय व्यवस्था है, भारत की संघीय व्यवस्था, इंडियन फेडरलिज्म किस देश से लिया गया है? कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। नाम सुने होंगे आप, ओटावा, कनाडा। ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटावा। और कनाडा से हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर लिए, यानी कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्किंग प्रोसेस कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? यानी कि जो एक्स्ट्रा पावर है, वो एक्स्ट्रा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और इसी कारण सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पावरफुल है कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है भाई, सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल है मुख्यमंत्री से। ओके, नेक्स्ट, अगला आ जाता है, केंद्र राज्य संबंधों का संवैधानिक आधार क्या है? तो सेंट्रल और स्टेट के बीच जो संबंध है, इसका संवैधानिक आधार क्या है? संवैधानिक आधार भारतीय संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? मालूम है ना आपको? बिल्कुल, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। ठीक है, नेक्स्ट, विधायी शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो जितना भी विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति मतलब लेजिस्लेटिव पावर, मतलब एमएलए लोग, सिंपल सा भाषा में समझिए कि जितना भी एमपी एमएलए लोग का पावर है, क्या क्या पावर है, ये सब किस अनुसूची में बताया गया है? 7वीं अनुसूची में। मतलब नेता, लीडर, सांसद, ये सब जितना भी है, इसके बारे में क्या क्या पावर है उनका, क्या क्या प्रोविज़न है, ये सब 7वीं अनुसूची में आप लोग पढ़ते हैं, 7th शेड्यूल्ड में। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में टकराव की स्थिति में किसका कानूनी प्रभाव होता है? तो समवर्ती सूची में टकराव की स्थिति में किसका कानूनी प्रभाव बनता है? केंद्र सरकार का कानूनी प्रभाव बनता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानूनी। देखिए, जब राज्य और सेंट्रल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी भी बात को लेकर बहस चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो किसका पल्ला भारी माना जाएगा या कानून किसका प्रभाव होगा? केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। समझ रहे हैं ना, बशर्ते सेंट्रल गवर्नमेंट गलत ना हो। नेक्स्ट, 9 नंबर में आता है हमारा, वित्तीय संबंध किस भाग में वर्णित है? ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशन आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो पार्ट 12 में, 12वें भाग में जो है, भाग 12 में क्या है? वित्तीय प्रावधान है, वित्तीय संबंध है, फाइनेंशियल रिलेशंस हैं। ओके, नेक्स्ट, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। 1 जनवरी 2015 को, आज से 10 साल पहले नीति आयोग की स्थापना होती है। उस टाइम पे मैं 8th क्लास में पढ़ रहा था। ठीक है, मालूम नहीं आप कितना क्लास पढ़ रहे थे। नीति आयोग की जब स्थापना हुई थी 2017 में, मैंने बोर्ड लिखा है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति NITI। इसको थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिंक टैंक ऑफ इंडिया। नीति का फुल फॉर्म होता है N से नेशनल,
आई से इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पूरा बोला जाता है भारतीय प्रवर्तन, क्या क्या जो नाम है, हिंदी वाला नाम याद तो नहीं है, ठीक है, अभी पढ़ लीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है नीति आयोग को, और इसका अध्यक्ष होते हैं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। कौन होता है चेयरमैन? तो प्रधानमंत्री होता है, और यह योजना आयोग का स्थान लिया है। नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया है? तो योजना आयोग। नीति आयोग से पहले योजना आयोग होती थी, जो कि 5 साल की योजनाएं बनाती थी। प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को शुरू किया गया नीति आयोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेशनल डेवलपमेंट कमीशन का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। मेरा देख देख के आँख दर्द करने लगा, माथा दर्द करने लगा यार, मोबाइल देख देख के। नेक्स्ट एनडीसी, एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद, में कौन सदस्य होते हैं? तो देखिए केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सदस्य होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से भी इसके सदस्य होते हैं। दोनों मिल के इसको चलाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को, ठीक है। केंद्र और राज्य विवादों का निपटारा कौन करता है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसके विवादों का निपटारा कौन करेंगे? तो उसके विवादों का निपटारा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। कहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? दिल्ली में। अभी कौन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस? सूर्यकांत, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, कोई भी पूछ सकता है, बताओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सीजेआई कौन है? सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, तो सूर्यकांत हैं अभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यूनिट 3 से, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग। आपको मालूम है भारत में जितना भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग देती है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग वर्तमान कौन है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी हैं ज्ञानेश कुमार, ठीक है। बहुत ट्रोल किए गए थे सोशल मीडिया के द्वारा इनको। चलिए, क्योंकि आपको मालूम है फॉल्स वोटिंग हो रहा है और अभी एसआईआर भी आया है। एसआईआर वगैरह आपको अभी समझ में नहीं आएगा, उसमें जनगणना की जाएगी कि वास्तव में एक्चुअल वोटर कौन है और कौन फेक वोट डाल रहा है, ठीक है। क्षेत्रीय दल का कार्य क्षेत्र क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ रीजनल पार्टी, ठीक है। तो क्षेत्रीय दल का कार्य क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्रीय दल का जो कार्य क्षेत्र होता है सीमित राज्य या क्षेत्र होता है, मतलब कि किसी भी राज्य में ही तक सीमित रहता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, राजनीतिक दल 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भाई? 2 प्रकार का। ओके भैया, कौन कौन सा होता है भैया? तो एक होता है क्षेत्रीय दल, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में रीजनल पार्टी, ठीक। और दूसरा होता है राष्ट्रीय दल। क्या होता है? राष्ट्रीय दल। ऐसी नेशनल पार्टी जो 2 या 2 से अधिक राज्यों में फैली है और उसका कुछ परसेंट रहता है कि जितना भी सीट रहता है, याद नहीं है एक्चुअली मुझे। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों में कोई राजनीतिक दल काम करती है तो उसको हम लोग नेशनल पार्टी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण दीजिए, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक, कांग्रेस। और एग्जांपल दीजिए, बीएसपी, भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ठीक। इसके अलावा आप आम आदमी पार्टी, ठीक। ये आप था नेशनल पार्टी, फिर बाद में हट गया, ठीक है। तो ये सब नेशनल पार्टी है। क्षेत्रीय दल का उदाहरण दीजिए, जैसे कि जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये क्या है? एक क्षेत्रीय दल है। और उदाहरण दीजिए, आप नाम सुने होंगे आजसू, ठीक। आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना है? चलिए, बहुत सारा है। अपने अपने राज्य का क्षेत्रीय दल है जो किसी राज्य में ही तक सीमित है। तो ये सब क्या है आपका? जेवीएम है, झारखंड विकास मोर्चा, हालांकि अभी ख़त्म हो गया लगभग, ठीक है। तो ये सब क्षेत्रीय दल हैं, तो जो किसी राज्य तक ही सीमित रहता है। तो आप समझ गए होंगे क्षेत्रीय दल क्या है और नेशनल पार्टी क्या है, ठीक है। रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी में अंतर समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंतर राज्य विवाद का प्रमुख कारण क्या है? जब 2 राज्यों के बीच में विवाद होता है तो सबसे मेन रीज़न क्या होता है? या तो जल संकट होता है, या सीमा संकट होता है, या फिर वहाँ के लोगों का शोषण होता है, ठीक है। और अंतर्राज्य विवाद के कारण ये अक्सर एक राज्य दूसरे राज्य से अलग होता है। जैसे कि उदाहरण देके बताइए, जैसे 2001 से पहले आपको मालूम है यूपी और छत्तीसगढ़ एक था, सॉरी एमपी मध्य प्रदेश जो है
छत्तीसगढ़ वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है ना, मध्य प्रदेश का ही भाग था। एमपी जो है मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ का ही भाग था, मतलब सॉरी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही भाग था पहले। और पहले जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 2001 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ यानी कि सीजी, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सीजी छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है और क्या हो जाता है, फिर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान बन जाता है, नहीं तो पहले मध्य प्रदेश था। ठीक है, आपने इस नज़रिए से शायद कभी नहीं सोचा होगा। उत्तराखंड जो है, जिसको पहले उत्तरांचल बोलते थे, उत्तराखंड, ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड पहले 2001 में ये भी अलग हुआ था, 2001 में अलग हुआ था यूपी से। ठीक, और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ है, 2000 को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है ना 3 गो राज्य अलग हुआ था, झारखंड सबसे पहले, ठीक, पहले बोलेगा छत्तीसगढ़ और आपका उत्तराखंड, ये जो है ना 2000 या 2001 में 3 गो राज्य अलग हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो जनरली सीमा विवाद रहता है, चाहे जल विवाद रहता है, चाहे शोषण होता है, उस राज्य के लोगों का शोषण होता है, इस कारण भी अक्सर राज्य अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, अंतर राज्य विवादों के समाधान हेतु कौन सा अनुच्छेद है? तो जब दो राज्यों के बीच में टकराव हो जाएगी तो अनुच्छेद 262 काम आता है। आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है, क्षेत्रीय दल संघीय व्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं? राज्य हितों का प्रतिनिधित्व करके। क्षेत्रीय दल जो है यानी कि जो राज्य का जो पार्टी होता है छोटा छोटा, वह संघीय दल को कैसे मजबूत करता है? राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करके, मतलब कि उनके साथ गठबंधन करके। सिंपल सा आंसर। ठीक है, अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और आपको मालूम है सारा PDF आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलता है। जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, और देखिए मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगा लेने के लिए कि भाई ले ही लीजिए। अगर आपको पसंद है तो लीजिए, पसंद नहीं है तो मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को दिला के फ़ायदा भी नहीं है ना, ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को दिलाना भी नहीं चाहिए। तो ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप डाउनलोड करते हैं या प्ले स्टोर में तो क्या कीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी डाउनलोड कर सकें तो रिक्वेस्ट है 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। यार इतना मेहनत करता हूँ। ठीक है, आज मालूम है हिस्ट्री का वीडियो बनाने के लिए ना मैं खाने भी नहीं गया था लंच करने, और लंच के पीरियड में मैं आप हिस्ट्री का वीडियो बनाया और घर जाके फिर 3 बजे खाना खाऊंगा रूम जाके। चलिए, तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ज्ञान सागर ऐप का लिंक, और प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 60 रुपया में 4 साल तक है। चलिए तो शुरू करते हैं। फेडरलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में संघवाद, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। बहुत से लोग आप में से केवल क्वेश्चन देखने के लिए आते हैं, मुझे मालूम है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप क्वेश्चन ही देखना चाहते हैं तो मैं क्वेश्चन ही दिखा दे रहा हूँ, ज़बरदस्ती लेने के लिए नहीं बोलूँगी किसी को। चलिए, जो स्वेच्छा से जो धन मिलता है ना या विद्या, वही आपको काम में आता है ना, तो मैं ज़बरदस्ती से पैसा किसी के पास से लेना नहीं चाहता। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संघवाद की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, तो भारतीय संघवाद की प्रकृति सामान्यतः क्या है? अर्ध संघीय, यानी कि हाफ हाफ में बटा गया पावर। हालांकि मैक्सिमम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलता है। भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है, भारत ने संघीय शासन प्रणाली अपनाया है, किंतु इसे पूर्ण संघीय नहीं माना जाता। इसका प्रमुख कारण है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों को अपनी अपनी शक्तियाँ जो है दी गई हैं। सेंट्रल का अपना पावर है, राज्य का अपना पावर है। जैसे कि शिक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में आता है, यानी कि संघीय। आपको मालूम है 3 सूची है, राज्य सूची, ठीक, दूसरा क्या है संघ सूची, और तीसरा क्या है समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती सूची। तो ये जो 3 है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में केवल कितने विषय हैं? लगभग 66, इसमें 97, और इसमें कितना है जी बोल रहे हैं। अच्छा अभी पढ़ लेंगे। तो राज्य सूची में जितने भी शक्तियाँ हैं इन सब को राज्य सरकार के पास है। संघ सूची के पास जितनी शक्तियाँ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और समवर्ती सूची में जो शक्तियाँ हैं वो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में है। ठीक है, यही चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट, अगला जाता है आपका भारतीय संघवाद के ऐतिहासिक विकास की व्याख्या करें। भारत में संघवाद का विकास कैसे होता है? तो अभी हमको मैंने बताया कि मैक्सिमम जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही रिपीट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। एनालिसिस करना है भारतीय संघवाद का। ठीक है, अच्छा हमको लग रहा है ना टीचर आ गए हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं यहीं पे, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि टीचर आ गए हैं। ठीक है, नहीं तो मेरा अटेंडेंस छूट जाएगा। ओके, यहीं से करेंगे कंप्लीट, फिर आगे।
तो फ्रेंड्स अब मैं घर आ चुका हूँ, ठीक है, और घर से वीडियो को बना रहा हूँ। वहाँ पे पॉज कर दिया था, आपको साउंड में अंतर आ सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है, ठीक है, या विश्लेषण करना है। तो भारतीय संघवाद यानी कि फेडरलिज्म, यानी कि संघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसके बारे में यहाँ पे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है, भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि भारत एक देश नहीं है बल्कि राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। संविधान में कहीं पर भी भारत को देश का नहीं नाम दिया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है। और यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय क्यों कहा जाता है, ठीक है। क्वेसी फेडरल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट यूनिट 2 आता है, और यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों का जो संबंध है उसमें विधायी पक्ष की विस्तार से व्याख्या करना है। विधायी पक्ष माने लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, इसका मतलब होता है कि आपका एमपी एमएलए, ठीक है। हालांकि खास तौर पे आप एमपी को बोलेंगे। जो एमपी और एमएलए होते हैं उसमें ये अंतर होता है कि एमएलए जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप क्या बोलते हैं? विधायक जी बोलते हैं ना, विधायक जी। हाँ बोलिए विधायक जी। आए, तुम जानता नहीं है, क्या नाम बोला? ओ याद नहीं आ रहा है। तो वो जो विधायक था ना, नहीं बोल रहा था कि हम भाई हैं, भाई को नहीं पहचाना है, तो वही भाई लोग, ये विधायक के बारे में आपको इसमें जानना है, ठीक है। और एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको सांसद बोलते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लोकसभा सांसद, एक होता है राज्यसभा सांसद। तो लोकसभा सांसद का जब भी चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, तो इसी के माध्यम से होगा। और राज्यसभा सांसद का जब भी चुनाव होता है तो उसको आपको पता भी नहीं चलेगा, भनक भी नहीं लगने देगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, केंद्र राज्य संबंध के प्रशासनिक पक्ष का वर्णन करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसा पावर है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन है, ये आपका आईएएस और आईपीएस ऑफिसर पूरा तरह से ये फुलफिल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और इसी बीच ना ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लोग जो है ना दब के रह जाता है। इसलिए कभी भी आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर ऐसे जगह पोस्टिंग नहीं चाहते हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग हो। अक्सर ये लोग वहीं पे जाना चाहते हैं जहाँ पे सेंट्रल का भी गवर्नमेंट और स्टेट का गवर्नमेंट दोनों सेम हो, ठीक है, ताकि इनको ज़्यादा परेशानी झेलना ना पड़े, ठीक है। चलिए अब झारखंड जैसे राज्य में जहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग है, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों के वित्तीय पक्ष की व्याख्या करें। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल पक्ष होता है उसको बताना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन आएगा, और डेफिनेटली यहाँ से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग की संरचना है, ठीक है। नीति आयोग की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नीति आयोग। ओके, चलिए नीति आयोग की संरचना और कार्यों का वर्णन करना है। तो 1 जनवरी 2015 को बना और इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। चलिए इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो सिंपल से बात है कि वही हैं भाई। और एक क्या बोलते हैं, सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जैसे कि कस्तूरिरंगन थे, फिर बाद में चेंज हुए हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। और वर्तमान समय में नीति आयोग के चेयरमैन है सुमन बेरी, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, शायद चेंज हो गए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की भूमिका क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की भूमिका क्या है, ये बताइए। आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे MJ15 फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है, यूनिट 3 फेडरलिज्म इन इंडिया, नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। मैंने बताया नेशनल पार्टी एक होता है राष्ट्रीय दल, एक होता है रीजनल पार्टी क्षेत्रीय दल जैसे कि जेएमएम, ठीक है। और इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा होता है आपस में राजनीतिक, ठीक है, नेताओं के बीच में, इसके बारे में आपको जानना है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है ना, तो यही सब जानिएगा। राष्ट्रीय राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, उनकी भूमिका क्या है, ठीक है। तो चलिए, मैंने भी बहुत दिन से नहीं पढ़ा है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वे दल होते हैं जिनका संगठन, विचारधारा और प्रभाव पूरे देश में फैला होता है। ऐसे दल एक से अधिक राज्यों में सक्रिय रहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। राष्ट्रीय दलों की मान्यता द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर दी जाती है
और कौन घोषित करता है कि कोई दल राष्ट्रीय दल है या नहीं? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय निर्वाचन आयोग बोलते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय दलों की भूमिका भारतीय संघीय व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दल केंद्र सरकार के गठन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में दिशा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही वे दल, ये जो दल है नेशनल पार्टीज, राष्ट्रीय दल, अखंडता यानी कि एकता, समानता, ढांचे की नीति को बनाए रखने में सहायक होती है। राष्ट्रीय दल विभिन्न राज्यों के हितों की एक साझा मंच लाकर संघीय समन्वय को बढ़ावा देता है। बाकी आप लोग खुद भी जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की अवधारणा और महत्व की व्याख्या करें। पहले एक नेशनल पार्टी के बारे में, अब आपको एक रीजनल पार्टी के बारे में। ठीक है, अब फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बीच में क्या अंतर होता है ये बताइए। इतना क्वेश्चन करेंगे तो आपके मन में, माइंडसेट में पूरा घुस जाएगा, मन मस्तिष्क में, दिमाग में, कि किस तरह से आपको आंसर को डील करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख कारण बताइए। जब दो राज्यों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है, समाधान क्या क्या होता है, ये बताना है। तो समाधान तो मैंने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाना होगा। ठीक, कारण क्या क्या रहता है? तो सीमा विवाद रहता है, दूसरा जल विवाद, बिजली विवाद। इसके अलावा कि यहाँ के लोग अधिकतर वहाँ पे जाके बस गए, जैसे कि झारखंड में अक्सर ये विवाद आप सुने होंगे कि बिहारी यहाँ के लोगों को क्या कर रहा है, कि यहाँ के लोगों का ज़मीन हड़प रहा है, तो यहाँ के लोगों को शासन अभी भी बिहारी कर रहा है, तो बिहारी लोगों को झारखंड लोग आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसा केवल आपके यहाँ पे नहीं होता है, छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेशियों को इसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का लड़ाई चल रहा है। तेलुगु तमिल में जाएंगे तो वहाँ पे कन्नड़ और तेलुगु तमिल वालों का लड़ाई चल रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि केवल झारखंड बिहार का, नहीं, पड़ोसी चाहे रियल लाइफ में हो, चाहे आपका राज्य हो, चाहे देश हो, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और बिना लड़े ना इन लोग को चैन भी नहीं मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि भारतीय संघवाद की प्रकृति, विशेषता तथा उनके विकास का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। जहाँ पे आ जाएगा आपका समालोचनात्मक, दैट मीन्स कि आपको जो है, एक मिनट लीजिए जी, चलिए चाय भी बना देते हैं यार। मेरा दोस्त मेरा ही गैस यूज करता है, मेरा ही चाय चीनी यूज करेगा, मेरा ही चाय पत्ती चलिए कोई बात नहीं, और हम ही को एक थोड़ा सा देता है। भारतीय संघवाद की प्रकृति, विशेषता तथा उसके विकास का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। केंद्र राज्य का संबंध है, इसको किस तरह से आपको रहता है विस्तार से बताएंगे। चलिए मैं अब वीडियो को क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। मोबाइल देख देख के ना मेरा माथा दर्द करने लगता है, चश्मा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों तथा अंतर्राज्यीय संघर्ष का भारतीय संघवाद पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताइए। ठीक है, आज मैं गया था SBI, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे चलिए नहीं बताऊँगा आपको। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंधों का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। सेंट्रल और स्टेट का जो संबंध है ये बताना है, यही सब पढ़ना है आपको फेडरलिज्म इन इंडिया में। हाँ, ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, इसको कम कर दिया गया और इसको सेंट्रल में डाल दिया गया। यहाँ का जो पावर था उसको भी सेंट्रल में दे दिया गया, यानी कि राज्य सूची का विषय को कम किया गया। वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में मात्र 52 विषय है, यानी कि जो सेंट्रल और स्टेट दोनों में है। ठीक है, चलिए, जैसे कि रक्षा जो काम है, रक्षा वह किसका काम है? तो रक्षा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, इसके अलावा ये जो एजुकेशन है ये दोनों का काम है, एजुकेशन। ठीक, उसी तरह से अगर बात किया जाए भूमि कर, तो भूमि कर जो है स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो हर का अपना अपना पावर बांटा गया है। आगे देख लेते हैं और पढ़िएगा तो मज़ा भी आएगा। IAS IPS IFS इन सब का एग्जाम्पल देके आपको बताया गया है। नीति आयोग की भूमिका का मूल्यांकन करना है, यहाँ पे केवल लिखा गया कि भूमिका का मूल्यांकन करें, तो पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में थोड़ा सा कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक होता है, इसलिए अक्सर बोला जाता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं को पढ़ा कीजिए। ठीक है, एग्जाम में। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना, कार्यों तथा भारतीय संघवाद में उसकी भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है
सारा आपको पीडीएफ ज्ञान सागर ऐप पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और माइनर पेपर भी जल्दी ही कर देंगे। नेक्स्ट है आपका फेडरलिज्म इन इंडिया, नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, ये सब है। आगे देखिए तो यूनिट 3 से क्वेश्चन है आपका, अंतर्राज्यीय संघर्षों की प्रकृति तथा कारण और समाधान क्या क्या है, समाधान सबको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय दल और राजनीतिक दल कितना बार करेंगे, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया है थोड़ा सा, ठीक है। क्षेत्रीय दल राजनीतिक दल 15 मार्क्स वाला जरूर पढ़िएगा, ये इसमें डिटेल में आपको आंसर मिलेगा। इतना कर लीजिए ना, एग्जाम में आपका अच्छा जाएगा यार। और लास्ट देखिए, लास्ट दिन मैंने बता दे रहा हूँ, आपका जितना भी एग्जाम हो चुका है इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपके आने वाले जूनियर कैंडिडेट की मैं हेल्प कर सकूँ, ठीक है। व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज़, प्लीज़ बोल रहा हूँ यार, क्योंकि आप लोग हेल्प नहीं कीजिएगा तो फिर क्वेश्चन पेपर सेंड नहीं कीजिएगा तो फिर मैं दूसरे बच्चों को दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू, बाय, जोहार झारखंड।